सम्राट को सबसे ज़्यादा एक ही बात सता रही थी कि माही प्रेग्नेंट है। अगर इस बार उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो सिर पकड़कर रोने लगा। सम्राट तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ अगर यहाँ कोई सीसीटीवी है तो, कहकर रघु गली के आसपास चेक करने लगा। उसे गली के उस पार एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिखा। सम्राट वो सामने एक कैमरा है, शायद उससे कुछ पता लग जाए। फिर पुलिस वाले से बोला, सर उस कैमरे की फुटेज मंगवा कर देखते हैं। पुलिस वाले उस कैमरे की फुटेज देखने लगे, लेकिन उन्हें वो कार अंदर आती दिखी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। उसने भी मुंह पर पूरी तरह से कपड़ा लपेट रखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी और इससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। वो कार खड़ी करके आगे निकल गया। अब तो रघु की समझ भी काम नहीं कर रही थी। फिर कुछ देर सोचकर वो पुलिस वाले से बोला, सर अगर हम उस रास्ते में आने वाले सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, इससे हमें ये पता लग सकता है कि ये लोग कहाँ उतरे हैं और अगर इन्होंने कार बदली है तो कौन सी कार में गए हैं। सम्राट को उसकी बात ठीक लगी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ, कहकर उन्होंने अपने अफसर को फ़ोन किया। हेलो सर, एक औरत की किडनैपिंग का केस है। वो नमन डिज़ाइनर के मालिक है ना, उनकी वाइफ है। सर हमें कुछ लीड तो मिल गई है, हमें आगे की कार्यवाही के लिए फुटेज चेक करने की परमिशन चाहिए। अफसर ने परमिशन दे दी। वो लोग शहर के कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने हर सड़क के सीसीटीवी को बारी बारी से देखा। तब उन्हें वो काली कार दिख गई। उन्होंने देखा कि कार में लोग बैठे थे, पर शीशे बंद होने के कारण उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ आगे आकर वो कार सड़क के एक तरफ गली में चली गई। कुछ देर बाद वो कार वहाँ से निकल गई, लेकिन अब वो कार बिल्कुल खाली थी। उन्होंने अब बाकी की कारों पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो हुआ उससे वो सभी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि चार सफ़ेद रंग की डिज़ायर कारें उस गली में से निकली और सारी कारों में लोग बैठे थे। अब ये पता न लगाना मुश्किल हो रहा था कि किस कार में माही होगी। उन्होंने हर कार की फ़ोटो को फ़ोन में सेंड कर लिया। फिर वो आगे की फुटेज देखने लगे कि कारें किस तरफ गई हैं। दुश्मन बहुत ही शातिर था, वो उनसे एक कदम आगे थे। वो चार कारें अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उन चारों को चेक किया जाए। उन कारों में से एक कार चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। सम्राट ने पुलिस को कहा, मुझे लगता है कि ये कार हो सकती है। आप यहाँ से अगली स्टेटों की पुलिस से बात करके इनकी खबर दे दो। हम प्लेन से चंडीगढ़ चले जाते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं, सम्राट बोला। फिर रघु ने उसी वक्त 2 टिकट चंडीगढ़ प्लेन के बुक करा दिए। वो दोनों उसी वक्त एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े, अहमदाबाद। नीता को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थी। उसने देखा कि ये कोई स्टोर था। इसमें टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। उसने खुद को देखा, उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसका प्यास से बुरा हाल था, ऊपर से गर्मी बहुत हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने उसे किडनैप किया और क्यों किया। उसकी या उसके पापा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अमन ने नीता के पापा के साथ थाने में रिपोर्ट करा दी। उसके पापा को घर छोड़ने के बाद अमन रघु के दोस्त पीटर के पास गया। आप मुझे शुरू से बताइए, क्या, कब और कैसे हुआ? पीटर ने पूछा। कोई ऑफिस में आया था, वो उसे कार में बिठाकर ले गया। ये देखिए फुटेज, कहकर अमन ने उसे फ़ोन पर फुटेज दिखाई। उसने फुटेज देखी, फिर बोला, रघु बता रहा था कि उसी वक्त आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ। हाँ, असल में मैं उस वक्त अपने ऑफिस में सो गया और आसपास क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब होश आया तो इस बात को 1.5 घंटा हो चुका था। पीटर उसकी बात सुन रहा था, पर उसने अमन की तरफ देखे बिना ही पूछा, आपके कमरे में कोई आया था? मेरा मतलब है बेहोश होने से पहले। अमन ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया। वो हैरान सा होकर बोला, हाँ याद आया, ओम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, मैं वहाँ गया था। फिर हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पीटर ने फुटेज को लैपटॉप में डाला और एक ऐप खोलकर उसमें वो फुटेज डाली। कुछ ही देर में उसमें दिखने वाले का नाम और उसकी आईडी उसमें आने लगी। पीटर ने उसे पूछा, ये ओम कौन है? वो हमारा बहुत पुराना साथी है, वो सम्राट भैया का पीए था। अब वो हमारी कंपनी में ही डायरेक्टर है। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? अमन बोला, मुझे तुम्हारा ये ओम कुछ चालाक सा आदमी लगता है। कहीं वो तुम्हें बुद्धू तो नहीं बना रहा? पीटर ने पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, भैया का काफ़ी वफादार है। अमन बोला। इतने में लैपटॉप पर कई खुलासे आने लगे। उसमें उस आदमी का जिसने नीता को बाहर बुलाया था की सारी डिटेल आ गई। उससे पता चला कि एक शातिर गुंडा था। पीटर ने उसकी कंपनी की फुटेज को हैक करके देखा कि वो आदमी वहाँ करीब 1 बजे से था। 1 बजे उसे ओम मिलने आया। पीटर उसे पहचानता नहीं था तो उसने पूछा, अमन ज़रा इसको देखो, ये कौन है? अमन ने आगे होकर देखा तो वो ओम था। वो हैरान हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, यही ओम है? ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ओम को भी उठाना चाहता हो। अमन तुम कुछ ज़्यादा ही भोले हो, तुम्हें उसके हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे?
देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये ओम मुझसे कैसे बातें कर रहा है, मानो उसे जानता हो। पीटर बोला, आपका सोचना है कि ओम इनके साथ मिला हुआ है। आपकी बातों से मुझे भी अब तो शक सा होने लगा है। उसने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया, फिर चाय क्यों पिलाई, पीने के बाद वो मुझे मेरे कमरे में कब छोड़ कर गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अमन बोला, हाँ हम यही सोच रहे हैं। अब आपको उससे सचेत रहना होगा और मैं उस पर नज़र रखने के लिए किसी को कहता हूँ और नीता को ढूंढने के लिए भी टीम भेजता हूँ। आप ऐसा शो कीजिए जैसे कुछ पता ही नहीं, कहकर पीटर ने उसे भेज दिया और नीता को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे। वो बोला, तुम लोग आर गैंग को जानते हो? जी सर, उस गैंग का किशन है ना, उसे पकड़ो और तब तक तोड़ो जब तक वो सब उगल न दे। हमने लड़की को हर हाल में बचाना है, पीटर बोला। वो लोग काम पर लग गए। अमन वापस आता हुआ सोच रहा था कि क्या वो ऐसा हो सकता है। उसने सम्राट को फ़ोन किया, हेलो भैया, कुछ पता चला? बहुत ही शातिर है कमीना, उसने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। वो कार शायद अहमदाबाद ही आए। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि दोनों किडनैपिंग का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं फ़्लाइट लेकर और कार से पहले पहुंचकर उनका रास्ता रोक लेंगे। तुम्हारे यहाँ का हाल क्या है? भैया यहाँ भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मैं रघु भैया के ऑफिस गया था। वो पीटर ने बहुत हेल्प की। भैया एक बात और है, हमें ओम पर शक हो रहा है। नीता से 2 घंटे पहले वो उस आदमी से मिला था जो नीता को ले गए थे। फिर मुझे भी ओम ने अपने कमरे में बुलाकर चाय पिलाई जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने ऑफिस में था। ये उसने इसलिए किया ताकि मैं नीता की किडनैपिंग में कोई अड़चन न डालूं। अमन बोला, अमन बुरे वक्त में हम सब पर शक करने लगते हैं, पर मैं ओम को जानता हूँ। वो जान दे देगा पर मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा। वो मेरे लिए तुम लोगों जैसा ही है। तुम उसे ऐसा कुछ मत कहना कि कल को शर्मिंदगी हो, सम्राट बोला। रघु जो उसके पास बैठा था वो फ़ोन लेकर अमन से बोला, अमन ये सम्राट बहुत ही अच्छा है, इसे सब अच्छे लगते हैं। मेरा तो मानना है कि लकी और ओम दोनों ही शक के घेरे में आते हैं। भैया पर ओम ऐसा क्यों करेगा? अमन ने पूछा। सिंपल सी बात है, देखो तुम्हारे जाने से पहले कंपनी कौन संभाल रहा था? ओम। अब कंपनी का सीईओ रहने के बाद अचानक से वहाँ से हटाकर उसे डायरेक्टर बना दें तो क्या वो खुश होगा? वो सम्राट से बुरी तरह गुस्सा हो गया होगा। इतना रीज़न क्या कम है? तुम लोग कुछ भी कहो लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम लोग देख लेना। अच्छा अमन, हम एयरपोर्ट पहुंच गए, हम चंडीगढ़ पहुंचकर बात करते हैं। तुम लकी से बात कर लेना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अमन घर आ गया पर वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था, ना ही वो कुछ कर सकता था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे लकी ने रोका। कहाँ खोए हो भाई? सामने बेटा भाई नहीं दिखा? ओ लक्की भैया, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। मुझे भी आपसे बात करनी है भैया, आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, अमन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? अमन उसका रिएक्शन देखना चाहता था और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ पता नहीं था। भैया धीरे बोलिए, वो आज नीता को किसी ने किडनैप कर लिया है। और उधर सम्राट भैया का फ़ोन आया कि माही भाभी को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। हम तो थक हार कर बैठ गए लेकिन भैया अभी उस कार को चेज़ कर रहे हैं। वो लोग चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। भैया का सोचना है कि ये सब कोई यहीं से हैंडल कर रहा है क्योंकि भाभी को किडनैप वाली कार भी गुजरात नंबर की थी। वो जिस रूट से आ रहे हैं उससे लगता है कि वो यहीं आ रहे हैं। अमन बोला, तुम सारा दिन से अब मुझे बता रहे हो? तुमने और भैया ने अभी भी मुझे गहरी समझ रखा है। मेरे माँ बाप, बुआ, फूफा सब ने आपके साथ बुरा किया है तो मुझ पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? लकी ने दुखी होकर कहा। अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों सोचते हो? असल में बात ही शाम को ही। मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि मैं पहले नीता के मम्मी पापा को बताऊं। तो मैं उनके पास गया, फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन गया। तब मुझे रघु भैया का ध्यान आया कि वो डिटेक्टिव हैं तो यहाँ के बारे में जानते होंगे। ये सोचकर उन्हें फ़ोन किया। सम्राट भैया उसके साथ ही थे। तब उन्होंने भाभी के बारे में बताया और कहा कि मैं आपको फ़ोन करके ना बताऊं बल्कि सामने बैठकर बताऊं। मैं सच कह रहा हूं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि आपकी पढ़ाई पर असर ना हो। कहकर अमन उससे लिपट गया। उसे डर था कि कहीं उसकी प्रॉब्लम दोबारा ना उठ खड़ी हो। कोई बात नहीं अमन, सॉरी, मैं भी ना क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। हाँ भैया ऐसे ही हैं, वो हर मुसीबत को अपने तक ही रखना चाहते हैं। अब क्या किया है? पुलिस कहाँ तक पहुँची? लक्की ने पूछा। पुलिस का तो पता नहीं। हाँ वो पीटर, रघु भैया के दोस्त ने सर्च शुरू कर दी है। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। वो कह रहे थे कि कुछ होगा तो वो फ़ोन करके बताएंगे। अमन बोला, ये किसका काम हो सकता है? मम्मी पापा तो जेल में हैं, बाकी बचे बुआ और फूफा, उनका काम हो सकता है। वो लोग प्रति भैया के मरने के बाद से काफ़ी गुस्से में होंगे, उनका ही काम होगा। लकी बोला, क्या कह सकते हैं भैया, मुझे तो नीता की चिंता हो रही है।
पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और भाभी का भी कुछ पता नहीं। बेचारी इतनी मुश्किल से माँ बनी है, दोबारा वही सब ना हो। अमन अपने हाथों को मलते हुए बोला, भगवान जी अब की बार उनके साथ बुरा मत करना। लक्की ने हाथ जोड़कर दुआ की। मनाली पुलिस बताई हुई कार की तलाश कर रही थी। वो लोग उन्हें चंडीगढ़ वाले रास्ते पर ढूंढते रहे, जबकि वो तो कब के एयरपोर्ट से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ चुके थे। माही को पता भी नहीं उसका पासपोर्ट इनके पास कैसे आया। उन्होंने सब कुछ पहले ही सेट कर रखा था। वो चुपचाप उनका कहना मान रही थी। उसे डर था कि वो लोग सम्राट को कुछ न कर दें। मुझे मेरे पति के बारे में बता दे प्लीज़, वो ठीक तो हैं। उन्हें होश आ गया क्या? माही जहाज़ में बैठने से पहले बोली। उस आदमी ने फिर से फ़ोन मिलाया और बोला, हाँ मैडम के पति को होश आ गया क्या? तो ठीक है। हाँ सुनो, उसे भागने मत देना, गोली तैयार रखना। अगर मैडम ने कुछ गलत किया या उसने कुछ गलत किया तो ठोक देना। उसने कड़कती आवाज़ में कहा, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहना। मैं आपकी हर बात चुपचाप मान तो रही हूँ, माही ने रोते हुए कहा। वो लोग मान गए और माही को उस औरत और आदमी के साथ जहाज़ में भेज दिया। माही ने सोचा कि मैं अपनी किडनैपिंग के बारे में एक पर्ची लिखकर किसी एयर होस्टेस को पकड़ा देती हूँ। फिर उसने सोचा ऐसा करने से वो लोग नाराज़ ना हो जाए और कहीं गुस्से में मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं टिक कर बैठूंगी। उनका जहाज़ उड़ा ही था कि सम्राट और रघु वहाँ पहुँचे। वो जल्द से जल्द चंडीगढ़ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने वहाँ चेक किया तो पता चल गया कि चंडीगढ़ के लिए कोई फ़्लाइट नहीं जाती। वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लोग कार लेकर बाहर आ गए। उन्होंने कार से ही जाने का सोचा। तभी रघु को पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उसने उसी वक्त फ़ोन उठा लिया। वो बात यह है कि हम जिस कार को ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। उसमें एक फैमिली थी, लेकिन उसमें वो नहीं है जिसकी फ़ोटो आपने दी थी। वो सभी यहीं बैठे हैं, आप लोग आ जाइए। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है हम आते हैं। कहकर रघु और सम्राट उसी वक्त पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। सम्राट सारे रास्ते सोचता रहा कि शायद माही उन्हीं लोगों में हो। वो लोग कुछ ही देर में थाने पहुंच गए। सम्राट कार से उतरते ही जल्दी से अंदर गया। अंदर दौड़ते और दो आदमी बैठे थे, लेकिन माही उनमें नहीं थी। सम्राट ने उनसे पूछा, माही कहाँ है? कौन माही? कब से पुलिस वाले भी यही पूछे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी माही को नहीं जानते, हमने तो एयरपोर्ट से ये कार की थी। अब हम अपने घर जा रहे हैं, ये लोग क्यों हमें पकड़ लाए पता नहीं। उनमें से एक लेडी बोली। इस सम्राट ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उनसे पूछा, ड्राइवर कौन है? जी मैं हूँ जी। एयरपोर्ट किसको लेकर गए थे? रघु ने पूछा। जी मैं रोज़ ही एयरपोर्ट से सवारी लाता हूँ, वो बोला। सम्राट ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के गले को पकड़कर उसे डराते हुए कहा, झूठ बोलता है, इसे अंदर ले जाकर इसकी सेवा करो, फिर सच बोलेगा। दो तकड़े पुलिस वाले उसे पकड़कर साइड वाले कमरे में ले जाने लगे तो वो डर गया और बोला, मैं बताता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर न ले जाइए। पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर के सामने बिठा दिया। उसने बताया, मुझे मेरे दोस्त ने 3 लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने को कहा था। मैं उन्हें छोड़कर आया तो मैंने सोचा कि खाली जाने से सवारी बिठा लेता हूँ, इसलिए इन्हें बैठा लिया। हमें तो जाने दीजिए, वो आदमी बोला। एक मिनट, इस ड्राइवर को भी छोड़ते हैं, अब इसी के साथ जाना, पुलिस वाला बोला। जो बात तूने अब बताई वो पहले क्यों नहीं बता रहा था? इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछा। वो उन लोगों ने मुझे दुगना किराया दिया था और कहा था किसी को बताना नहीं। वो जो मैडम आप दिखा रहे हैं वो भी इसमें थी। ड्राइवर पुलिस के डंडे को देखकर बोला, तूने उन्हें एयरपोर्ट कब छोड़ा था? उन्होंने कहाँ की फ़्लाइट ली है? सम्राट ने पूछा। मैंने उन्हें करीब 2 घंटे पहले छोड़ा था, बाकी सब हमें कुछ नहीं पता। हम तो बस उन्हें एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा है, ड्राइवर बोला। कुछ देर इंस्पेक्टर और सम्राट उससे ऐसे ही सवाल करते रहे। फिर उन्होंने उसे उस फैमिली को छोड़ने भेज दिया। सम्राट और रघु उसी वक्त इंस्पेक्टर के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने 2 घंटे पहले आने वाली सारी फ़्लाइट्स के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि इस दौरान एक फ़्लाइट मुंबई के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए निकली थी। रघु और सम्राट ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमदाबाद के नाम का आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर ये वहीं से जुड़ा हुआ है। सम्राट ने उसी वक्त अमन को फ़ोन किया। अमन और लकी बैठे बातें कर रहे थे। लकी ने नाम देखकर झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो भैया। हाँ जी। क्या भैया, मैं लकी के भैया के साथ ही बैठा हूँ। उसने सम्राट के कहने पर स्पीकर ऑन कर दिया। वो लोग फ़्लाइट से माही को लेकर अहमदाबाद आ रहे हैं। तुम लोग एयरपोर्ट जाओ, शायद तुम उन्हें वहीं पकड़ सको और माही को बचा सको। हम अगली फ़्लाइट से आते हैं। सम्राट ने कहा, ठीक है भैया, हम लोग निकलते हैं। कहकर लकी और अमन जल्दी से कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ गए। उनको घर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। ऊपर से ट्रैफिक लाइट्स के कारण आधा घंटा और लग गया। वो पहुंचे तो फ्लाइट को आए 1 घंटा 10 मिनट हो चुके थे। लोग कब के वहां से जा चुके थे। लकी ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। साले फिर निकल गए। अमन भी बहुत मायूस था। उन्होंने सम्राट को फ़ोन किया।
भैया सॉरी, हमें उन लोगों तक पहुंचने में टाइम लग गया, ट्रैफिक जाम ने सब गड़बड़ कर दी। जब तक हम पहुंचे सब जा चुके थे। भैया अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? ऐसा करो, अब जाकर रेस्ट करो, सुबह देखेंगे। हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं, हम खुद ही घर आ जाएंगे, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अमन और लकी घर वापस आ गए। नीता को कमरे में बंद हुए कई घंटे हो गए थे। कोई उसे देखने तक नहीं आया था। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। उसे लग रहा था कि शायद वो लोग उसे यहाँ छोड़कर भूल गए या उन्हें अब यह जगह याद नहीं रही। उसने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की पर वो अपने हाथ खोल नहीं पाई। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। ये शोर नज़दीक आता जा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे फिल्मों में दिखने वाले गुंडे और वो बंधक लड़की के साथ क्या क्या करते थे सब याद आने लगा था। उसका डर के मारे बुरा हाल था। दूर से उसे अमन की चिंता सता रही थी कि इन्होंने अमन के साथ क्या किया होगा। तभी दरवाज़ा खुला और दो लोग एक लड़की को अंदर फेंक कर चले गए। वो लड़की भी डरी हुई थी। उसने गिरते ही एक आह भरी, फिर उसने खुद को सेट करके बिठाया। फिर आसपास देखा। उसे थोड़ी दूर एक लड़की और दिखी। कम रोशनी के कारण वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही थी। दोनों के मुंह पर टेप लगी थी, इसलिए वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकती थी। नीता को अब लगने लगा था कि ये कोई वीमेन ट्रैफिकिंग वाले होंगे, ये हमें दुबई के शेखों को बेचेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो खुद को घसीटते हुए उस लड़की के पास ले गई। उसने देखा वो लड़की बेसुध सी पड़ी है। वो उसके पास गई। उसने अपने हाथों से उसके मुंह की टेप उतारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी टेप उतारी और उसे हिलाने लगी। उसे होश आ गया। वो बोली, पानी। नीता उसके पीछे गई और धीरे धीरे उसके हाथ खोल दिए। फिर उसे इशारे से अपना मुंह और हाथ खोलने को कहा। माई को मुंह खुलने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। उसने जल्दी से उसका मुंह और हाथ खोल दिए। अब उन्होंने अपने अपने पैर भी खोल लिए। अब नीता भागकर दरवाजे पर गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने वहां से एक सोफ़ा खिसकाकर दरवाजे के आगे रख दिया। अब उसने वहां बनी खिड़की से बाहर देखा। वो हैरान रह गई कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। उसे लगा था कि वो लोग उन्हें किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां से इन्हें भागना मुश्किल होगा। वो उस लड़की के पास गई और उसे समझाया, सुनो, आप कुछ मत बोलना, हम खिड़की से कूदकर भाग चलते हैं। बस एक यही रास्ता है यहाँ से बचने का। माई समझ गई और दोनों खिड़की से कूदकर बाहर निकलकर भाग ली। बाहर घना जंगल था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन नीता आइडिया से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती चली गई। उसे पता था कि वो रातों रात जितना दूर निकल जाएं उतना बेहतर है। जैसे ही उन्हें पता चला वो ढूंढने निकल पड़ेंगे। नीता ने जानबूझकर रास्ता भी बदल लिया था। उसे पता था कि वो लोग खिड़की के सीध में ही आएंगे। बाकी जब वो उसे लेकर आए थे तो उन्होंने उसका मुंह और हाथ पैर तो बांधे थे पर आंखें खुली थी। उसने रास्ते को ध्यान से देखा था। घर से दूर एक सड़क थी। वो उसी सड़क की तरफ बढ़ रही थी। माही में चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका भूख प्यास से बुरा हाल था। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, फिर भी वो चली जा रही थी। उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी सी नजर आने लगी। नीता को पता था कि वो सड़क के पास पहुंच गए, लेकिन माही की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो वहीं गिर गई। नीता परेशान हो गई। वो उसे कंधे पर उठाकर कुछ दूर तक लाई। यहाँ से सड़क साफ दिख रही थी। नीता उसे वहीं बिठाकर सड़क पर लिफ्ट लेने आ गई। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आवारा लड़के ना मिल जाएं। उसने देखा कि एक ट्रक आ रहा है। उसने ट्रक रोक लिया। ट्रक वाला सरदार जी था। उसने पूछा, ओए तूने मरना है कि अभी ट्रक के नीचे आ जाती। देखिए भैया जी, हम लोग मुसीबत में हैं। मेरे साथ एक लड़की और है। कुछ लोग हमें उठाकर ले आए हैं। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। नीता ने हाथ जोड़कर कहा, क्या? आ जाओ, आपका भाई अभी जिंदा है। दूसरी लड़की कहाँ है? उसने बड़ी इज्जत से उसे पूछा। नीता उसे लेकर माही के पास आ गई। माही बेहोश हो गई थी। ड्राइवर ने माही को गोद में उठाया और ट्रक में ले आया। उसने अपने साथी को ट्रक में पीछे भेजकर उसने माही को आगे बैठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर माही को होश आ गया। उसने आसपास देखा। वो ड्राइवर को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी नीता, जो नीचे खड़ी पानी पी रही थी, ऊपर आई और बोली, देखो तुम घबराओ मत, अब हम बच जाएंगे। उसकी बात सुनकर माही चुप हो गई। तब ड्राइवर ने ट्रक चला दिया। वो गुंडे जो उनका ध्यान रख रहे थे वो शराब पीने में मस्त थे। एक आदमी दूसरे से बोला, जा यार, चक्कर लगा, कहीं भाग न जाए। अरे नहीं भागेगी, दोनों बंधी पड़ी हैं, कैसे भाग सकती हैं? ये भोलू का मजबूत जोड़ है, खुलेगा नहीं। वो मजाक करता हुआ बोला, फिर शराब पीने लगा। दोनों गिरने तक पीते रहे। ट्रक की लाल रोशनी में माही ने ड्राइवर को देखा। फिर बोली, भैया मुझे भूख लगी है। 10 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया है। भैया मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। ओ तेरी, वाहेगुरु जी मेहर करना। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर भगवान से अरदास की।
फिर उसने एक ढाबा देखकर ट्रक रोक दिया। माही और नीता के हाथ पैर काले हो रखे थे तो माही बोली, भैया हाथ धोने हैं, चलो उस तरफ नल है, चलकर धो लो। ड्राइवर राणा बोला, भैया आप बैठिए, हम दोनों चली जाती हैं। नीता बोली और माही के साथ चल दी। पागल हो रही हो क्या? इतनी रात है, हर तरफ बुरे लोग हैं। अब आपके साथ आपका भाई है तो अकेले नहीं जाना। फिर अपने साथी से बोला, दीदियों के लिए अच्छा सा खाना मंगवा, हम हाथ धोकर आए। कहकर वो उन दोनों के साथ चल दिया। दोनों ने हाथ मुंह धोया। माही ने अपने दुपट्टे से मुंह पोंछ लिया। नीता ने जींस टॉप पहना हुआ था, दुपट्टा नहीं था, रुमाल भी बैग में रह गया था, तो वो यूं ही चल दी। ये लो, इससे पोंछ लो, माही ने उसे दुपट्टा देते हुए कहा। नीता ने उससे मुंह पोंछ लिया। वो जैसे ही रोशनी में आए तो नीता दुपट्टा देने के लिए माही की तरफ मुड़ी तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गई। नीता तुम, माही तुम, कहकर वो एक दूसरे के गले लग गई। इसका मतलब तुझे भी किडनैप किया था? माही, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानकार हो? सच में तुम माँ बनने वाली हो? वाह, सुनकर खुशी हुई, बधाई हो। नीता बोली। राणा खड़ा उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। तुम दोनों ने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था क्या? अब ऐसे मिल रही हो जैसे मेले में खोई हुई बहनें हो। भैया दोनों साथ ही पढ़ती थी, बहनों से ही प्यार है हमारा, जानते हो भैया, अब हम जेठानी देवरानी है। माही बोली। अरे हाँ, मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया, ये लो अपने घर फ़ोन कर लो, राणा ने फ़ोन देते हुए कहा। नीता, पहले तुम अमन को फ़ोन कर लो, माही ने नीता से कहा। माही, मुझे उसका नंबर नहीं याद। मुझे तो किसी का भी नंबर याद नहीं है, फ़ोन में थे, वो फ़ोन वहीं छूट गया। तुम ही कर लो, नीता बोली। माही ने सम्राट को फ़ोन लगाया पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसने कई बार फ़ोन किया पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसने फ़ोन वापस राणा को दे दिया। फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद राणा ने पूछा, अब बताओ कि आप दोनों ने कहाँ जाना है? जी अहमदाबाद। नीता बोली। क्या? राणा और उसके साथी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? लेकिन हम लोग तो राजस्थान में हैं, ये सामान अहमदाबाद से ही लाए हैं और अब इसे उदयपुर छोड़कर फिर अहमदाबाद वापस जाएंगे। देखो, आपको बहन का है तो तुम लोगों को अकेले तो नहीं भेजूंगा, मगर वो लोग फिर मिल गए तो क्या? आपके घर वालों से भी बात नहीं हो पाई है? नहीं तो वो आ जाते। एक बात बताओ, तुम्हें अपने इस भाई पर भरोसा है? उसने दोनों से पूछा। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? अगर आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? नीता बोली। तो ठीक है, अगले शहर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, मैं आपको वहाँ छोड़कर जाऊँगा, वापसी में तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। राणा बोला। ठीक है भैया, जैसे आप कह रहे हैं, हमें मंजूर है। सम्राट फ्लाइट में बैठा था, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। उसे माही और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो कैसी होगी, ठीक भी होगी? उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसका दिल घबरा रहा था। वो कभी कुछ तो कभी कुछ सोच रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था पर समय बीत ही नहीं रहा था। अहमदाबाद। अमन और लकी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों बैठे सम्राट की फ़्लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लकी ने बुआ को बहुत ढूंढा पर बुआ का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। बुआ के सिवा उन्हें किसी पर भी शक नहीं था। एयरपोर्ट पर उतरते ही सम्राट ने अपना फ़ोन ऑन किया। उसने देखा कि कई मिस कॉल्स आ रखी थी, सभी अनजान नंबरों से थी। उसे लगा कि हो ना हो ये किडनैपर की कॉल्स होंगी। उसने एयरपोर्ट से निकलते ही पहला नंबर डायल किया। फ़ोन उठते ही वो बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। सर, आपका अहमदाबाद में स्वागत है, हम शॉप ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं, आपको यहाँ रहने घूमने। वो कुछ और बोलती सम्राट ने पहले ही फ़ोन काट दिया और गुस्से से बोला, ये ट्रैवल एजेंसी वाले भी हद करते हैं। अरे यार, किसी को घूमना होगा तो खुद फ़ोन कर लेगा, यूँ ही दिमाग ख़राब कर दिया। चल छोड़, तू अगला नंबर डायल करके देख। रघु बोला। भैया, सम्राट भैया। अमन की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए, फिर उनके पास आ गए। लकी और अमन दोनों ने उनके पैर छुए और गले लग गए। भैया, ये सब क्या हो गया? अमन बोला, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख। सम्राट ने अमन की पीठ थपथपाते हुए कहा। सॉरी भैया, लकी ने रुआंसा सा मुंह करके कहा। तू क्यों सॉरी कह रहा है? इसमें तेरा क्या कसूर है? सम्राट ने उसे गले लगाकर कहा। लकी रो पड़ा। भैया, ये सब बुआ का ही काम लगता है, मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, लकी ने रोते हुए कहा। नहीं, रोते नहीं हैं, हम लोग तो एक साथ हैं ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों आए? अब आ गए तो अब सीधा कंपनी चलो, सम्राट बोला। कार में बैठते ही उसने फिर से अनजान नंबर पर कॉल करके देखी। अगले दोनों फ़ोन कंपनी से आए थे। दो कॉल्स रह गई थी, एक ही नंबर से आई थी जो माही ने की थी। उसने सोचा ये भी ऐसे ही किसी ट्रैवल कंपनी से आई होंगी, इसलिए उसने वो छोड़ दी। वो लोग कंपनी में आए, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी पर सम्राट को कोई भी आदमी जान पहचान का नहीं लगा। सम्राट ने ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? ओम बोला। ओम, मैं कंपनी में हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या आप यहाँ? मैं अभी आता हूँ, कहकर ओम ने फ़ोन रख दिया और तैयार होकर कंपनी आ गया। वो सीधे ही अमन के ऑफिस आया। उसने आकर सबको विश किया। सर, आपने आना था तो मुझे पहले बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। ओम बोला,
ओम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, किसी ने नीता और माही को किडनैप कर लिया है, सम्राट ने ओम को बताया। क्या, ये सब कब हुआ? अमन सर, नीता तो कल आई थी ना? ओम ने हैरानी से पूछा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि सम्राट का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि कोई नाम नहीं है, किसी नंबर से फ़ोन है, तो उसने सबको चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन ऑन किया। हेलो, हाँ जी सम्राट, ध्यान से सुन, तेरी बीवी और तेरे छोटे की होने वाली बीवी हमारे पास है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू भैया भाभी पर लिए केस वापस ले ले, उन्हें जेल से निकाल ले। मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। सुन, चालाकी ना करना मुन्ना, वरना तू जानता ही है कि तेरी बीवी माँ बनने वाली है। मेरी दीदी ने तो फिर भी दवा देकर तेरा बच्चा मारा था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो उन पर अपने आदमी छोड़ दूंगा बस, समझे? एक आदमी की आवाज़ आई। चाचा जी, आप इतने कमीने कैसे हो सकते हैं? आप क्या निम्मी सिम्मी को भूल गए? ये दोनों भी उन्हीं के जैसी हैं, आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, अब तुम्हें याद आया कि मैं तेरा चाचा हूँ और निम्मी सिम्मी मेरी बेटियाँ हैं। तब याद नहीं था जब घर कंपनी सब हमसे छीन लिया, पृथ्वी को हमसे छीन लिया, हमारा इकलौता सारा लकी बचा था उसे भी हमसे छीन लिया, और अब मासूम बनते हो? हमारे पीछे पुलिस लगा दी थी, कहाँ कहाँ छुपते फिर रहे हैं हम। मुझसे फालतू बात ना कर। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, केस वापस ले लो। चाचा ने धमकाया और फ़ोन बंद कर दिया। भैया, क्या ये चाचा जी हैं? लकी ने पूछा। हाँ, चाचा जी हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि माई के माँ बनने की खबर उन्हें किसने दी। ये तो हम दोनों के सिवा सिर्फ तुम दोनों को पता थी, सम्राट बोला। ओम भैया को भी पता थी, मैंने बताया था। अमन को ओम पर ही शक था। आपका कहना है कि मैंने उन्हें बताया? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, मतलब सर के साथ ही एक आध बार देखा था। ओम बोला। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने कल मुझे क्या पिलाया था? फिर मैं आपके कमरे से अपने कमरे में कैसे आ गया? अमन बोला। मैंने तुम्हें कुछ क्यों पिलाना था, वो तो तुम खुद ही चाय पीकर सो गए थे। तो मैंने मुकेश से कहकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाया था। तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो? ओम बोला। लेकिन इसी दौरान तो नीता गायब हुई, अगर मैं होश में होता तो उसे बचा लेता। लेकिन आपकी चाय ने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, अमन गुस्से से बोला। अमन, अब बस भी करो, मुझे पता है ओम ऐसा नहीं है, तुम उस पर शक करना बंद करो प्लीज़। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसा ही ओम है। सम्राट ने गुस्से से अमन को डांटा। क्या? उसी वक्त नीता गायब हुई? रुको एक मिनट, उस वक्त चाय तो मुकेश ने बनाई थी, और उसने मेरे कहने के बिना ही चाय बना दी थी। कहीं ये सब मुकेश? उसने अमन की तरफ देख कर कहा। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। ये मुकेश कौन है? सम्राट ने पूछा। सर, वो मेरा असिस्टेंट है, अपनी ही कंपनी में काम करता था। अच्छा काम देखकर मैंने उसे असिस्टेंट रख लिया, लगता है सब उसी का किया धरा है। मुझे याद आया भाभी के माँ बनने के बारे में। जब अमन ने मुझे बताया तो वो मेरे पास ही खड़ा था, उसने मुझे फ़ोन पर बात करते सुन लिया होगा। ओम बोला। अमन और रघु को अभी भी ओम पर शक हो रहा था कि जब इसे लगा कि अमन को इस पर शक है तो इसने सारा इल्ज़ाम उस बेचारे मुकेश को फंसा रहा है। पर सम्राट को ओम पर अभी भी भरोसा था। राजस्थान। अगली सुबह राणा ने एक शहर के पास सड़क पर ट्रक रोका। फिर वो उन दोनों को एक घर में ले गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोलते ही राणा को धक्का देते हुए कहा। आ गए, अब याद आई मेरी? मतलब ही जब भी ज़रूरत होती है मुंह उठाकर आ जाते हो, नहीं तो कभी फ़ोन करके ख़बर भी नहीं लेते। वो गुस्से में मिक्स राजस्थानी और हिंदी में बोली। माही और नीता उसका मुंह देखती रह गई। अरे झुमकी, तू नाराज़ क्यों होती है? तेरा भाई बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये देख, तेरे लिए लहंगा लेकर आया है। राणा एक बच्चे की तरह उसे लिफाफा पकड़ाता हुआ बोला। उसने लिफाफा लिया और भैया भैया करते हुए राणा को अंदर लेकर चल दी। वो तीनों भी उसके पीछे आ गए। तभी अंदर से एक औरत आई। झुमकी, कौन आया है? अरे राणा, तू जारी भाई के लिए चाय पानी ला। मौसी, एक काम से आया हूँ। ये दो लड़कियाँ हैं झुमकी की तरह, ये भी मुझे रास्ते में मिली। इन्हें भी कुछ लोग उठा लाए थे, पर किस्मत अच्छी थी जो बचकर निकल आई और मुझे मिल गई। दीदी, ये दोनों गुजरात की हैं। मैं आज उदयपुर जा रहा हूँ, कल सुबह वापस आऊँगा। तब तक इन्हें आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, कल इन्हें ले जाऊँगा, इनके घर पहुँचा दूँगा। राणा ने सब कुछ बता दिया। अरे तू फिक्र न कर, ये मेरी झुमकी जैसी है, यहीं रह लेंगी उसके साथ। तू कल आ, परसों आ या महीने बाद आ, तुझे ये यहीं मिल जाएंगी, मौसी बोली। फिर राणा चाय नाश्ता करके अपने साथी के साथ आगे चला गया। माई कुछ भी खाने लगती, उसे उल्टी आ रही थी। मौसी ने पूछा। छोड़ी, तू पेट से है? हाँ जी मौसी जी, 2 महीने हुए हैं, माही बोली। अरे, और उन कमीनों ने इस हालत में तुम्हें उठा लिया, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मौसी ने पूछा। पता नहीं मौसी, मुझे भी चिंता हो रही है, पर अब किसी डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकती, घर जाकर ही दिखाऊंगी, माही ने मजबूरी बताई। चल मैं देखती हूँ, मौसी बोली। माही और नीता ने हैरानी से मौसी की तरफ देखा। अरे तुम दोनों को पता नहीं, मौसी दाई हैं, इस शहर के सारे नहीं तो आधे बच्चे तो इनके हाथों से ही हुए हैं, झुमकी बोली। तब उन्हें पता चला कि मौसी दाई हैं। दोनों मान गई और उसके साथ अंदर चली गई। सब कुछ ठीक है, चिंता की बात नहीं है।
मैं तेरे खाने को कुछ बनाती हूँ जिससे तुझे उल्टी ना आए, कहकर मौसी रसोई में चली गई। चलो शुक्र है सब ठीक है, नीता बोली। फिर झुमकी की तरफ देखकर पूछा, भैया कह रहे थे कि तुम भी हमारी ही तरह यहाँ आई हो। मैं करीबन 8 साल की थी जब मुझे कुछ लोग उठा लाए थे। मुझे भैया ने ही बचाया था, वो मुझे मौसी के पास छोड़ गए। फिर मैंने घर वालों को बहुत ढूंढा पर वो मिले ही नहीं, तो मौसी ने ही मुझे रख लिया। झुमकी बोली। मौसी उसके खाने के लिए खिचड़ी बनाकर लाई थी। माही ने वो खा ली, उसे कुछ नहीं हुआ। जो नीता और माही को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने जब सुबह दरवाज़ा खोला वो खुला नहीं। तब उन्हें पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन दोनों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर रखे सामान के कारण दरवाज़ा ना खुल रहा था ना टूट रहा था। तब उन लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने पिछली तरफ जाकर देखा कि खिड़की खुली थी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। दोनों घबरा गए। अगर उन्होंने बॉस को बताया तो उन्हें जान से मार डालेगा। ये सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया और 2 बार डांसर्स को पैसे देकर वहाँ बंद कर लिया। उन्हें पता था जब बॉस देखेगा कि ये तो लड़कियाँ नहीं हैं और इन्हें छोड़ देगा तो ये भी उसे जाने देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। चाचा जी के फ़ोन के बाद सम्राट ने बहुत सोचा कि वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। चाचा जी का फ़ोन सुबह सुबह फिर आया। क्या सोचा है तूने? चाचा ने सम्राट को पूछा। पहले हमें सबूत तो दो कि वो आपके पास हैं। हम ऐसे कैसे मान लें कि वो आपके पास है? सम्राट बोला। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, कहकर चाचा जी ने उन दोनों का कल का बनाया हुआ वीडियो भेज दिया। वीडियो में माही और नीता के हाथ पैर बंधे हुए थे। सम्राट ये देखकर घबरा गया। उसने चाचा से कहा, देखिए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जिस वक्त तुम केस वापस ले लोगे उसी वक्त हम उन्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे बताए हुए पते पर 2 करोड़ रुपए भेज देना। तुम्हें एड्रेस में बाद में सेंड कर दूंगा। चाचा जी ने बोलकर फ़ोन काट दिया। अब चाचा जी 2 करोड़ भी मांग रहे हैं। सम्राट बोला, क्या यार, मुझे बोल, उन्हें पकड़कर अंदर करा देते हैं। रघु गुस्से से बोला। लेकिन माही और नीता उसके पास हैं, हम कुछ करेंगे तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो दोनों हमारे पास आ जाएं तो इस चाचा की तो। सम्राट गुस्से से बोला। ओम अभी भी इसी बात से परेशान था कि क्या मुकेश ऐसा कर सकता है। वो सम्राट से बोला, सर आप बताएं मैं क्या करूं? कैसे पता लगेगा कि मुकेश उनका साथी है? ओम, इसका एक ही तरीका है, तुम उसे जाकर बताना कि नीता और माई किडनैप हो गई है और हम उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं। फिर उस पर नज़र रखना कि वो क्या करता है। सम्राट बोला, ठीक है सर, मैं जाता हूँ, वो आ गया होगा, कहकर ओम अपने ऑफिस के लिए चला गया। यार तू मानता नहीं है, मुझे ही तो ये ठीक नहीं लग रहा। तू मान न मान, रघु ओम के जाते ही बोला। नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। कहते हैं ना, दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। तो देखते हैं कि किस किस की पहचान होती है। सम्राट बोला। अमन ने उसके लिए नाश्ता मंगवाया। भैया कुछ खा पी लो, इस तरह बीमार हो जाओगे। तुमने खाया कुछ? चलो सभी एक साथ खाते हैं। सम्राट बोला। सब खाना खाने लगे। राजस्थान। नीता और माही नहा धोकर आराम करने लगी। मौसी और झुमकी दोपहर का खाना बनाने लगी हुई थी। मौसी, ये दोनों कितनी सुंदर है ना? झुमकी बोली। हाँ, तभी तो कमीने उठा कर ले आए। वो बेचारी तो माँ बनने वाली है, अगर ज़रा सी गलती हो जाती तो कितना नुकसान होता बेचारी का। कीड़े पड़े ऐसे उठाने वाले को, कमीने सड़ सड़ कर मरेंगे। मौसी गुस्से से बद्दुआ देते हुए बोली। हाँ मौसी, वैसे भगवान जी भी ना दुनिया में संतुलन बना कर रखते हैं। जहाँ ऐसे कमीने लोग रहते हैं वहीं राणा भैया जैसे अच्छे लोग भी भेजे हैं। झुमकी बोली। हाँ ये तो है, राणा बहुत भलाई के काम करता है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। मौसी बोली। माही को नींद नहीं आ रही थी, वो नीता से बोली, नीता फ़ोन तो इनके पास भी होगा, क्यों ना हम इनके फ़ोन से बात करके देखें? हाँ ये ठीक रहेगा, चल चल कर बात करते हैं। नीता बोली। दोनों उठकर उनके पास आ गई। मौसी, आपके पास फ़ोन है? माही ने पूछा। हाँ है ना, क्या बात है बेटा? मौसी ने पूछा। मौसी, मैंने अपने घर फ़ोन करना था, मेरे पति परेशान हो रहे होंगे। माही बोली। ले छोड़ी, कर ले बात, बेचारा परेशान हो रहा होगा, कहकर मौसी ने उसे फ़ोन दे दिया। माही ने सम्राट का नंबर डायल करके देखा, उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर फिर से फ़ोन किया, पर तब भी बिजी आ रहा था। उसे सम्राट की चिंता हो रही थी कि ना जाने सम्राट कैसा होगा। ये लो मौसी, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है, शायद ख़राब हो गया, अब तो कल जाकर बात होगी। माही फ़ोन वापस करते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, तू फिक्र ना कर, जिसने तुम्हें बचाया है वही भगवान उसे भी बचाएगा। मौसी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। चाचा ने उन गार्ड्स को फ़ोन किया। लड़कियां ठीक है ना? ऐसा करना, उन्हें एक टाइम खाना दे देना, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए वरना सब बेकार हो जाएगा। अरे नहीं सर जी, सब ठीक है, उन्हें खाना दे देंगे। गुंडे ने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। वो माही और नीता से मिलती जुलती लड़कियां ले आए थे और उन्हें वहाँ बंद कर दिया था। सम्राट ने माँ को फ़ोन किया और उन्हें चिंता ना करने को कहा। माँ ने भी उसे हिम्मत रखने को कहा। सम्राट ने माँ को नीता के बारे में नहीं बताया था। जब वो माँ से बात कर रहा था तो किसी और का फ़ोन आ रहा था। उसने माँ का फ़ोन बंद करने के बाद देखा कि किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया था और वो भी 3 मिस कॉल्स। सम्राट ने उस नंबर पर दोबारा कॉल की। मौसी ने फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ भाई, क्या बात है? जी, आप कौन बोल रहे हो? सम्राट ने पूछा। तू अपना नाम बता, फ़ोन तो तूने किया है।
मौसी बोली, सम्राट को डर था कि कहीं किडनैपर ना हो। जी मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी तरफ से कॉल्स आई थी। सम्राट बोला, तू माही का पति है क्या? रुक जरा मैं उसे बुलाती हूँ, कहकर मौसी माही के पास गई और फ़ोन पकड़ाकर बोली, देख तेरे पति का फ़ोन आ गया। माही ने फ़ोन लिया और बोली, हेलो, मगर दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, माही। सम्राट बोला, फिर उसने आसपास देखा और अमन को इशारा किया। अमन ने जल्दी से दरवाजे के पास जाकर बाहर ध्यान से देखा, कोई नहीं था। उसने सम्राट को इशारा किया कि कोई नहीं है। तब सम्राट बोला, तुम कहाँ हो तुम? उन कमीनों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और नीता कैसी है? सम्राट एक ही सांस में बोल गया, जी सम्राट जी हम ठीक हैं, हम उनके चंगुल से बचकर आ गए, हमें एक ट्रक वाले सरदार जी ने बचाया, हम राजस्थान में हैं। वो किसी काम से आगे गए हैं, कल वापस आ जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। माई खुश होते हुए बोली, अच्छा चलो भगवान का शुक्र है। सुनो, मेरे सिवा किसी और को ये सब तो नहीं बताया? सम्राट ने पूछा, नहीं बस आपको ही बताया। ठीक है, किसी को बताना भी मत, उन तक बात ना पहुंच जाए, मैं तुम्हें लेने भी नहीं आ सकता। टू बी कंटिन्यूड।